9 बजने वाले हैं। आपके टाइम में आपसे जुड़ी खबरें का वक्त हो गया है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमेशा आगे रखने के लिए आ गया हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। देश के 5 राज्यों में चुनाव का शोर है, प्रचार का जोर है, दल बदल की होड़ है, मगर पब्लिक किस ओर है? उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई, कईयों का टिकट कटा, बागियों का सिर उठा। कॉलिंग कार्ड में आज बगावत की विसात। इलेक्शन आता है, कितना पैसा लाता है? चुनावी प्रचार आचार संहिता लागू होने के बाद राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 700 करोड़ कैश जब्त हो चुका है। इतना पैसा किसका है, कहां से आता है? कैश पकड़ा जाता है पर देने वालों का क्यों नहीं, उनका नाम क्यों नहीं आता? फैक्ट फाइंडिंग में आज इस पर रिपोर्ट दिखाएंगे। कल पब्लिक इंटरेस्ट में आपको गाजा में दम तोड़ता बचपन दिखाया था। आज बात होगी वहां जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की। गाजा में रिलीफ वर्क शुरू हो चुका है, रोटी पानी मिलने लगा है, लेकिन फ्यूल का फसाद बढ़ गया है। गाजा की जिंदगी रोशन करने के लिए कितना ईंधन चाहिए, सिग्नेचर स्टोरी में ये समझाएंगे। जिस संस्था पर दुनिया में शांति लाने की जिम्मेदारी है, वो खुद झगड़ों में उलझने लगी है। गाजा क्राइसिस को लेकर इजराइल और यूएन आमने सामने आ गए हैं। यूएन महासचिव ने इजराइल को कोसा तो इजराइल ने यूएन अफसरों का वीजा रोक दिया। इस पर जुबानी जंग का असर क्या होगा? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन किस काम की? आज एक्सक्लूसिव इसी पर। चुनावी राज्यों में टिकट का टेंशन और उसकी बात और उसकी पड़ताल सब करेंगे। उससे पहले रैपिड राउंड में देश विदेश की वो खबरें देख लीजिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज लाखों करोड़ों राम भक्तों के लिए बड़ी खबर आई। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी पीएम से उनके आवास पर मिले और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने का आमंत्रण दिया। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं और ये उनका सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे। चुनाव आए, सियासतदान मुफ्त वादों का पिटारा साथ लेकर आए। तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू से आई, जहां प्रियंका गांधी वोटरों को साधने के लिए पहुंची थी। प्रियंका ने कांग्रेस की जीत के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला। राजस्थान से 2 बड़े वादे किए। कहा, कांग्रेस जीती तो महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी गारंटी योजना लागू करेगी। महिलाओं को हर साल 10,000 रूपए दे जाएंगे। 1 करोड़ परिवारों को महज 500 रूपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। वादों की बयार के बीच प्रियंका ने एक बड़ी नसीहत भी वोटरों को दी। आज की सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों का प्रोत्साहन कर रही है, सिर्फ 2। उनके जो मित्र हैं उनको पूरी देश की संपत्ति सौंपे जा रहे हैं। देश के बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट, देश के जितने भी बड़े बड़े पीएसयू थे। राजस्थान की 200 विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने जो वादे राजस्थान से किए, वो चुनावी बिसात पर कांग्रेस की वैतरणी पार लगाएंगे या नहीं, 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ टूटेगा। इधर प्रियंका गांधी मिशन राजस्थान पर हैं, तो उधर बीजेपी ने उनके खिलाफ नया फ्रंट खोल दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत की। प्रियंका पर इल्जाम लगाया धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार करने का। वीडियो जारी हुआ है पीएमओ से, आपने देखा भी, मीडिया ने छापा भी है, आपने दिखाया भी है कि ये लिफाफे वाली बात झूठ है। इसके बावजूद भी देखिए, जानते हुए भी झूठ बोला है। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दरखास्त करने आए हैं। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी ऊपर है? बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की शिकायतें इतनी भर नहीं थी। चुनाव आयोग से की गई शिकायत में जिक्र पीएम मोदी के 28 जनवरी को माला सिंह डुंगरी दौरे का भी है। इस दौरे को लेकर प्रियंका पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप भी लगाया गया। तू डाल में पात, चुनावी सीजन में सियासत की यही केमिस्ट्री है। बीजेपी डेलीगेशन प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचा तो एक्शन में कांग्रेस भी आई। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई। वजह बनी ये तस्वीर, जिसमें बीजेपी नेता कन्या पूजन के दौरान 50-50 रुपए भेंट करते दिखाई दिए। हुआयूं की बीजेपी ने अशोकनगर में विधानसभा ऑफिस खोला, दुर्गा पूजन के साथ कन्या पूजन किया और दक्षिणा भी दी गई। इससे आधार बनाकर कांग्रेसी निर्वाचन आयोग पहुंच गए शिकायत करते। कांग्रेस ने बाउंसर फेंका तो काउंटर बीजेपी ने भी किया। कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े करती है। सियासत का यही उसूल है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले।
अब ये सियासी पैंतरेबाजी वोटरों का मन कितना बदलेगी, ये चुनाव नतीजे बताएंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर फिर शिंदे सरकार की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि मराठा लीडर मनोज जरांगे ने अब की बार आमरण अनशन का हथियार उठा लिया। सुबह ठीक 11 बजे जरांगे आमरण अनशन पर बैठ गए। तो हमने 30 दिन सरकार को दे दिए, उनका शब्द का मान सम्मान मराठों ने किया, लेकिन अब 41 दिन हो गए सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने हमने उनके शब्द का मान सम्मान किया था, तो उन्होंने रिजर्वेशन मराठों को दे के सम्मान करना चाहिए था। मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे पहले भी सरकार के चूल्हे हिला चुके हैं। 29 अगस्त को वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। 17वें दिन तबीयत बिगड़ी, पुलिस लेने पहुंची, हंगामा हुआ, प्रदर्शन भी हुए। सरकार ने मांगे मानने का आश्वासन दिया। अब मनोज जरांगे ने नई लड़ाई छेड़ी है। हम अनशन पर बैठे, पूरा महाराष्ट्र एक बाजू से दमदार से खड़ा है। मराठा ये बहुत बड़ी शक्ति है, वो रिजर्वेशन लेके ही रहेंगे। शांतता से ये आंदोलन चलेगा, लेकिन रिजर्वेशन हम लेके ही रहेंगे। 40 दिन का अल्टीमेटम था जो खत्म हो गया और शुरू हुआ आमरण अनशन। इधर मनोज जरांगे अनशन पर बैठे, उधर सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर निकले। मुद्दे पर होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ऐसे में अब मराठा आंदोलन के अंगारे सरकार को कितनी तपिश महसूस कराते हैं, ये वक्त बताएगा। एक देश एक चुनाव को लेकर मीटिंग का दौर जारी है। मुद्दे पर दूसरी बार मंथन हुआ। स्पॉट था जोधपुर हॉस्टल, जहां गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घंटों मंथन किया। मीटिंग में गुलाम नबी आजाद और लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी मौजूद थे। आज की बैठक के दौरान जो दूसरी ये बैठक थी इस कमेटी की, इसमें जो है लॉ कमीशन की तरफ से बताया गया है कि अगर हमको जो एक देश एक चुनाव को देश में लागू करना है तो उसके लिए किस तरीके के बदलाव करने होंगे, कब से लागू हो सकता है, क्या कुछ जो है फॉर्मेलिटीज होंगी। सवाल यह है कि क्या 2024 में ही वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला लॉन्च हो सकता है? इसकी संभावनाएं कितनी है? फिलहाल इसकी राह में कई अड़चने हैं, जिन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन करने जैसी अहम चुनौतियां भी हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मंच पर बोलने वाले थे। बगल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठे थे। ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। 2 युवक उठे, नारेबाजी शुरू हुई, हवा में पेपर फेंके। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने ही खट्टर साहब के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। सीएम की सभा में नौजवानों ने हंगामा क्यों किया, क्यों ये गुस्सा फूटा, इसका पूरा पर्चा विरोध करने वाले नौजवान साथ लाए थे। खट्टर सरकार से नाराजगी की वजह भी बता दी, सुनिए। लड़कियों के लिए सर आपके पास 3 बार आ चुके हैं, लेकिन पुलिस हर बार हिरासत में ले लेती है। आप शिक्षा के बड़े-बड़े वादे करते हो, लेकिन कभी विद्यार्थियों की बात नहीं सुनते हो। पूरा बखेड़ा रोहतक में हुआ, जहां महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में पीएम श्री स्कूलों के इनॉग्रेशन का प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम में मनोहर सरकार की नीतियों का विरोध हुआ। शिक्षा, नौकरी और स्पेशल बसों को लेकर सीएम ने जो वादे किए थे वो कब पूरे होंगे, इसी के खिलाफ 2 युवकों ने पर्चे फेंके। दोनों नौजवानों की पहचान दीपक धनखड़ और नवीन साबला के तौर पर हुई है। रोपड़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की खुदकुशी पर पंजाब का सियासी पारा हाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ डेलीगेशन के साथ गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मिले और इस केस में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज करने की मांग की। पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर बलविंदर कौर ने सरहिंद नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में आत्महत्या का जिम्मेदार शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को ठहराया था। इस मामले को लेकर अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया भी धरने पर हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से बड़ी खबर आई। जमीन विवाद को लेकर एक दलित युवक ने थाने के सामने खुद को आग लगा दी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक है। जमीन का मसला क्या था और क्यों युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की, कहानी हैरान करने वाली है। मामला गैडास बुजुर्ग थाने का है। राम बुझारत जमीन विवाद से आहत था। कई बार अधिकारियों से शिकायत की, सीएम दफ्तर तक को चिट्ठी लिखी, पुलिस से भी फरियाद लगाई, लेकिन हर चौखट से निराशा मिली। तो युवक ने यह कदम उठाया। अब पुलिस जांच की बात कह रही है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए अच्छी खबर है, खासकर उनके लिए जो विदेश में सैर सपाटे के शौकीन हैं। भारत के लोग अब बिना वीजा पड़ोसी देश श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे। श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को बिना वीजा देश की यात्रा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्रीलंकाई सरकार ने यह फैसला पर्यटन के जरिए देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए किया है। 31 मार्च 2024 तक श्रीलंका इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू कर देगा। श्रीलंका सरकार ने भारत समेत चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को तत्काल प्रभाव से निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दे दी। पांच राज्यों में चुनाव है। टिकटों की मारामारी का दौर है
और यहीं से बिजती है नई बिसात, कहीं बगावत की तो कहीं भीतरगात की, कहीं दल बदल की तो कहीं मान मनोबल की। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, दोनों ही राज्यों की प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर कई जगह बगावत के सुर उठ रहे हैं, कहीं आंसू निकल रहे हैं तो कहीं विरोधी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। चुनावी मौसम में यह सब करना अब एक रिवाज सा हो गया है। और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, और आज मेरे साथ इस तरह से किया, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। ये मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता पांचूलाल प्रजापति हैं। मन में रीवा की मनगवा सीट से उम्मीदवारी की आस पाले बैठे थे, लेकिन प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट आई तो ऐसा धक्का लगा कि गला भर आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार के सामने ही रो पड़े। और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी। पांचूलाल ने पार्टी के फैसले को धोखा बताया, लेकिन टिकट काटने की पीड़ा प्रजापति जी सह न पाए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने। देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मतदान और नतीजों की तारीख नजदीक आती जा रही है। ज्यादातर पार्टियों ने टिकट बांट दिए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। दोनों पार्टियों ने इन तीनों राज्यों में अपने ज्यादातर प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दी है, लेकिन हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी कई नेताओं को अपनी पार्टी की तरफ से नाउमीदी हाथ लगी। एमपी की तरह टिकट काटने का करंट राजस्थान में भी कई नेताओं को लगा, जैसे नागौर से रूपाराम मुरावतिया। मकराना से बीजेपी ने अपने इस विधायक का टिकट काट दिया तो दर्द किस तरह छलकाया, जरा सुन लीजिए। इतने सवाल आ गए, किस किस को जवाब दूं, किस को दूं मैं नींद, किस किस को ख्वाब दूं। किसी नेता का टिकट कट जाए तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं, सामने वाली पार्टी से टिकट मिल जाए या फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी ताकत साबित करे। लेकिन विरोधी नेता के घर अगर सीएम खुद पहुंच जाए तो उस नेता के कद का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। राजस्थान के जिन नेताओं का टिकट कटा उनमें बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास का नाम भी है। उनसे मिलने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके घर पहुंच गए। लेकिन टिकट बंटवारे के टेंशन में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी है। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है, जहां टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी दफ्तर पर डेरा डाल दिया। दूसरी तरफ एमपी की राजधानी भोपाल की तस्वीर देखिए। यहां अपने नेताओं का टिकट कटने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के आवास पर जा धमके। अपने ही कार्यकर्ताओं का हंगामा बर्दाश्त नहीं हुआ तो कमलनाथ ने उन्हें गुस्सा निकालने की तरकीब बता दी, जिस पर अब बीजेपी ने चुटकी ले ली। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। उन्होंने कहा कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। तो वो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई और उसके बाद अब कांग्रेस बन गई है टिकट बदल कांग्रेस। घबरा के कई जगह कांग्रेस ने टिकट बदल दिए हैं, तो कांग्रेस की हालत तो बड़ी अजब गजब हो गई है। जिन नेताओं के टिकट कटे वो या तो अपने पार्टी से बदला लेने की तैयारी में है, यानी भीतरघात और निर्दलीय चुनाव लड़ने में लग गए हैं, या फिर नए ठिकाने तलाश रहे हैं। हालांकि मजबूत पकड़ वाले नेताओं की डिमांड बरकरार है, इसीलिए ऐसे नेताओं को मनाने के लिए हर पार्टी भी तैयार है, क्योंकि जीत ही चुनाव का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। खेल चालू है। वैसे सरकार बनाने के लिए बहुमत जरूरी होता है। बहुमत के लिए ज्यादा से ज्यादा जिताऊ कैंडिडेट होने चाहिए। तीनों राज्यों के ताजा समीकरण दिखाता हूं आपको कि क्या क्या है वहां पे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के 228 नामों का ऐलान हो चुका है।
कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी ने 30 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं, जबकि कांग्रेस ने 11 विधायकों के टिकट काटे। बीजेपी ने ममता मीणा, केदारनाथ शुक्ला और संजीव कुशवाहा जैसे सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं दिया और कांग्रेस ने इस बार अजब सिंह कुशवाहा को निपटा दिया। चलो छत्तीसगढ़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। बीजेपी ने 86 प्रत्याशी उतार दिए हैं। 4 नाम अभी और आने बाकी हैं। कांग्रेस ने सभी 90 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन 22 के टिकट कट गए। बीजेपी ने सिर्फ 1 टिकट काटा है। कांग्रेस ने छन्नी साहू और भुवनेश्वर बघेल जैसे दिग्गजों को टिकट नहीं दिया, तो बीजेपी ने गुरुदयाल बंजारे का टिकट काटकर उनकी जगह मंत्री गुरुरुद्र कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। अच्छा, राजस्थान चलिए। राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी ने 124 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने अब तक 76 प्रत्याशी ही घोषित किए हैं। दोनों दलों की बाकी लिस्टें यानी बाकी हैं। बीजेपी ने 8 विधायकों के टिकट काटे, यहां पर राजस्थान की बात कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस ने 76 में से सिर्फ 1 विधायक को चलता किया। अलवर से कांग्रेस के विधायक शाफिया जुबैर का टिकट कट गया है। बीजेपी ने चंद्रभान सिंह अकवा, अनीता सिंह और अशोक लाहौटी जैसे सिटिंग विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया। अच्छा, ये तो हुई टिकट की बात। अब टिकट के बाद चुनाव आया तो नोट का विवाद भी लाया। अब बात नोटों की करते हैं। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा, भले ही ये गैर कानूनी हो। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आती है, प्रचार जोर पकड़ता है, सड़कों पर चलती गाड़ियों से नोट और शराब अचानक पकड़े जाने लगते हैं, भरमार होती है इसकी। आज पब्लिक इंटरेस्ट में हम पता करने निकले कि ऐसे क्यों होता है, कैसे होता है, और पकड़े जाने के बावजूद जो कार्रवाई होती है उसमें नोटों का असली मालिक क्यों पकड़ा नहीं जाता। आपने सुना है कि किसी चुनाव में पकड़ा गया हो, 20 के नोट थे और ये पकड़े गए। चुनाव आता है, वोट लाता है, नोट भी लाता है। जवाब हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा कि आखिरकार क्यों इन नोटों के असली मालिक पकड़े नहीं जाते। वोट के नाम पर नोट का खेल। नोट बरस रहे हैं, शराब बह रही है, हो क्या रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां चुनाव नवंबर महीने में होने वाले हैं। ये सीहोर की तस्वीरें हैं। ये करेंसी यहां पकड़ी गई है और पुलिस वाले इसका हिसाब लगाने में लगे हैं। इस चेकिंग के दौरान लगभग 27,06,000 रुपए से अधिक की जब्ती हम लोगों ने करी है। हम लोगों ने लगभग अभी तक 2700 लीटर से अधिक जो है शराब को जब्त करी है और लगभग 5,61,000 इसकी जो है वैल्यू बनती है। सिर्फ रुपयों से ही नहीं, वोट खरीदने के लिए शराब का भी इंतजाम है। ये देसी शराब से भरा टैंकर है जो जब्त किया गया है। सीहोर के बाद अब मध्य प्रदेश के ही धार जिले के इस थाने में, जहां इतनी शराब रखी है कि जैसे ठेका खोलना हो, ये भी चुनावी मौसम में वोटों की फसल काटने के लिए बांटी जाने वाली थी। हम लोगों ने अलग टीम बनाकर जब मुखबिर के पता अनुसार नाकाबंदी की, तो जब इको गाड़ी को चेक किया गया तो इसमें शराब के पेटियां भरी हुई थी। करीब इसमें 46 पेटियां पाई गई है, जिसकी कीमत 1,43,000 है। इस प्रकार से 4,43,000 का मसरूका जब्त हुआ है। 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी, तब से लेकर अब तक इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने क्या कुछ जब्त किया, आंकड़े जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 16 दिन में 134 करोड़ रुपए पकड़े गए। 14 लाख लीटर से ज्यादा अवैध शराब पकड़ी गई, जिसकी कीमत 24 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। 10 करोड़ के करीब दूसरे मादक पदार्थ पकड़े गए। 52 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने जब्त हुए। 34 करोड़ रुपए की अन्य सामग्रियां जब्त की गई हैं, जैसे कपड़े, फोन वगैरह वगैरह। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त
6 लाख लीटर शराब पकड़ी गई थी और कैश और दूसरी बरामदगी 70 करोड़ के करीब थी। लेकिन इस बार ये आंकड़ा दुगना हो गया है, जिस पर माथा तो चुनाव आयोग के अधिकारियों का भी चकरा गया। तक लगभग एक सप्ताह में 68 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की गई है। कैश अराउंड 5 करोड़ है, बाकी लिकर है, फ्रीबीज हैं, इन चीजों का टोटल जो है वो 68 करोड़। ये तो मध्य प्रदेश का हाल था। 630 किलोमीटर दूर चुनावी राज्य राजस्थान का क्या हाल है? वोट के लिए यहाँ कितना कैश, कितनी शराब, कितने गिफ्ट सियासी पिच पर उतारे गए, ये भी लगे हाथ जान लीजिए। अब तक एनफोर्समेंट एजेंसियां 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त कर चुकी हैं। पिछले 16 दिनों में 244 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी जा चुकी है। 11 लाख लीटर से ज्यादा अवैध शराब मिली है, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। 85 करोड़ रुपए से ज्यादा की दूसरी सामग्री पकड़ी गई है। 40 करोड़ का सोना चांदी भी पकड़ा गया। अब तक राजस्थान में जितना कैश मिला, जितनी अवैध शराब मिली, उसने साल 2021-22 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2021-22 में 322 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। 2022 में 347 करोड़ रुपए पकड़े गए थे। इस बार राजस्थान में ही 1200 करोड़ रुपए की जब्ती हो चुकी है, जबकि तेलंगाना में 300 करोड़, मध्य प्रदेश में 134 करोड़, छत्तीसगढ़ में 30 करोड़ की नकदी और दूसरा सामान पकड़ा गया है। सवाल यह है कि आखिर चुनाव आते ही इतना पैसा कहां से आता है? क्या ऐसे नेताओं पर कभी एक्शन होगा? देखा आप, कितना कुछ पकड़ा गया, कितने नोट, कितनी शराब पकड़ी जा रही है। चुनाव में नोटों के खेल के पीछे आखिर कौन लोग हैं? आप वोटर हैं, आपको मतदान से पहले अपने उस उम्मीदवार को भी ठीक से जानना चाहिए जिसके नाम पर आप 5 साल के लिए मोहर लगाते हैं। मध्य प्रदेश के 230 विधायकों में से 93 के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं, यानी एमपी के 40% विधायक दागी हैं, जबकि 47 विधायकों पर गंभीर अपराध के मामले चल रहे हैं। एमपी विधानसभा में बीजेपी के ज्यादा विधायक हैं, लेकिन दागियों के मामले में कांग्रेस आगे है। बीजेपी के 129 में से 39 विधायक दागी हैं। कांग्रेस के 97 में से 52 विधायकों पर आरोप दायर हैं। इस लिस्ट में बीएसपी का भी एक विधायक शामिल है। राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में जो 200 विधायक चुनकर भेजे गए हैं, उनमें 46 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीधा बोलें तो राजस्थान विधानसभा के 23% विधायक दागी हैं, जबकि 14% यानी 28 विधायकों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। दागियों को लेकर राजस्थान में भी कांग्रेस आगे है। कांग्रेस के 108 विधायकों में से 27 विधायक दागी हैं, जबकि बीजेपी के 69 में से 11। अब छत्तीसगढ़ का हाल देख लेते हैं। 90 में से 24% यानी 21 विधायकों पर क्रिमिनल केस हैं। 13% यानी 11 विधायक गंभीर अपराध के मामलों में आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ में भी दागी विधायकों के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे है। कांग्रेस के 25% यानी 18 विधायकों पर क्रिमिनल केस हैं, जबकि बीजेपी के 21% यानी 3 विधायकों पर दागी होने का आरोप है। देश में लगभग आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी होती हैं जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं ना। क्योंकि 3 उम्मीदवार ऐसी पृष्ठभूमि के हैं, उसका मतलब ये होता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चाहे उम्मीदवार 10 हों, 15 हों, 50 हों, ऐसे उम्मीदवार जिनके जीतने की कोई पॉसिबिलिटी होती है, वो 2 या 3 ही होते हैं। और अगर उन दोनों तीनों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो एक वोटर को या तो ये चॉइस है कि वो ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जिसका उसको पता है कि वो कभी जीतेगा नहीं, या अगर ऐसे उम्मीदवार को वोट देनी है जो शायद जीत जाए या जिसके जीतने के चांसेस हैं, तो उसको फिर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को वोट देना पड़ता है। राजनीति को लेकर एक नजरिया मजबूत होता जा रहा है कि अब चुनाव वही लड़ सकता है जिसके पास या तो बेशुमार पैसा है या अपने इलाके में उसका जलवा हो। ऐसे लोगों को ही हर पार्टी हाथों हाथ लेती है।
इसलिए अब हमारे देश में चुनाव ऐसा होता जा रहा है कि पब्लिक के सामने अच्छे और बुरे में से किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, बल्कि ज़्यादा कम बुरे प्रत्याशी के बीच चुनाव का ही विकल्प रह जाता है कि कौन कम बुरा है। दागी आदमी को पहले मॉनिटरिंग करे, उसकी पूरी प्रोफाइल खोले और जो निष्पक्ष और सही आदमी हो उसी आदमी को पार्टी चुनाव में उतारे, अन्यथा उस पर दागी आदमी को किसी भी सूरत में उतारना नहीं चाहिए। मैं इस बात के लिए कतई सहमत नहीं हूँ। हमारी ये मजबूरी हो जाती है, अगर ये पार्टी से ऐसे दागी प्रत्याशी को अगर टिकट मिल जाता है तो हमारी मजबूरी हो जाता है कि इनको वोट नहीं दे तो हमारा वोट खारिज हो जाता है, और दे दे तो आप आपराधिक पृष्ठभूमि अगर चुनाव में इसमें अपने फील्ड में आते हैं, अगर चुनाव उम्मीदवार जीत गए तो ये सारा माहौल भी खराब होता है और आम जनता और क्या हित करेंगे। उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं वो न सिर्फ राष्ट्र का बल्कि पब्लिक का, जनता का, सबका बुरा करते हैं। और दागी उम्मीदवार जो राजनीति लड़ करके और चुनाव जीत करके आते हैं वो पब्लिक का भविष्य भी खराब कर देते हैं। अपराधी लोगों को टिकट ना दे, जनता के फेवर में टिकट दे, जनता को जो चेहरा पसंद है उसको टिकट दे, जनता उनको बहुमत वोटों से जिताए और जनता के बीच में वो एकदम मिलके परिवार जैसे काम करे, तो ऐसे लोगों को आप टिकट दोगे तो बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। साहब ये तो पैसे का खेल है पूरा, दागी पार्टियों को तो पहली बार के चुनाव में टिकट देना नहीं चाहिए। वो तो पैसे और धन बल के बल पे और सब अपना साम दाम दंड भेद लगा के और जीत भी जाते हैं वो लोग। अब जब मुख्य पार्टियां ही अपराधियों को टिकट देती है तो पब्लिक के पास तो वोट देने के लिए ऑप्शन में वही रहती हैं पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी हो। अगर सभी आपराधिक प्रवृत्ति के खड़े हैं तो पब्लिक ये देखती इसमें से कौन काम कर सकता है या कौन कम अपराधी है, कौन कम गुंडा है। इस तरह की भावना रख के पब्लिक वोट डालती है और उसी का नतीजा है जो इस तरह की छवि के लोग आज संसद में और विधानसभा में बढ़ते जा रहे हैं। सही बात है, जनता भी परेशान है। राजनीति में दागियों की फहरिस्त और चुनाव में कैश फ्लो की जो रिपोर्ट आपने देखी वो सिर्फ उन राज्यों के ताज़ा आंकड़े हैं जहां अभी चुनाव हो रहे हैं। राजनीति में मनी पावर की ये सिर्फ छोटी सी झलक थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने रुपए आते कहां से हैं? इस भारी भरकम रकम का मालिक कौन होता है? वो नाम कभी आपके सामने क्यों नहीं आते, आ ही नहीं पाते? तो किसी पर कार्रवाई का सवाल कहां से उठ जाए? चुनाव आते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मसल और मनी पावर अब हमारे देश की राजनीति का कभी ना खत्म होने वाला हिस्सा बन चुकी है। चलिए चुनाव के मैदान से निकल जंग के मैदान के मोर्चे पर चलते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 19वां दिन है। कल हम जंग में फंसे मासूम बच्चों की दास्तान लेकर आपके पास आए थे। आज चलते हैं उन लोगों की तरफ जो राहत और इमरजेंसी के काम में लगे हैं। गाजा में राहत और रसद पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं। गाजा के अस्पताल में जंग के बीच ये खुशी के पल हैं। खान यूनिस की रहने वाली नवीना अबू औदा इजरायली हमले में घायल हो गई, मगर डिलीवरी का टाइम नजदीक था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, बेटी पैदा हुई। नन्ही जान इस इंक्यूबेटर पर है। चिंता यही है किसी भी वक्त इंक्यूबेटर की बिजली सप्लाई बंद हो सकती है, क्योंकि अस्पताल चलाने के लिए अब ईंधन नहीं बचा। 1 बजे के आसपास इस मरीज को यहाँ लाया गया। मरीज इजरायली हमलों के बाद से बुरी तरह सदमे में थी। महिला 9 महीने गर्भवती थी। इमरजेंसी वार्ड में सर्जरी की गई और बच्चे का जन्म हुआ, जो कि फिलहाल स्वस्थ है। महिला को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। महिला को कई जगह फ्रैक्चर्स हैं और खून भी बह रहा था। ऊपर वाले का शुक्र है, खून बहना अब रुक गया है। अभी भी इलाज जारी है। अस्पताल हो, रिलीफ कैंप, पानी साफ करने वाले प्लांट या फिर गाजा के दूसरे कारोबार, सभी को चलाने के लिए ईंधन चाहिए और इसी पर वार पलटवार तेज हो गया है। यूएन समेत इजिप्ट ने कह दिया है कि गाजा में इस वक्त ईंधन चाहिए, मगर इजराइल का दावा है गाजा में 5 लाख लीटर फ्यूल मौजूद है। यूएन चाहे तो हमास के कब्जे से छुड़ा ले। गाजा में ईंधन पानी से भी ज्यादा जरूरी हो चुका है।
जरूरत इस बात की है कि अब अस्पतालों के कामकाज के लिए ईंधन वाले ट्रक गाजा पहुंचाए जाएं। अगर ईंधन नहीं पहुंचा तो अस्पताल में काम बंद हो जाएगा और जानमाल का भारी नुकसान होगा। जहां तक ईंधन सप्लाई करने की बात है तो फिर ये काम हमास को करना चाहिए। उसे भी ईंधन की रीसप्लाई करनी चाहिए क्योंकि उसी ने UNRWA का ईंधन चुराया है। गाजा पट्टी के हाल पर यूएन का कहना है यहाँ 35 में से 12 अस्पताल बंद हैं, 76 में से 46 हेल्थ केयर क्लिनिक भी नहीं चल रहे क्योंकि चलाने के लिए ईंधन ही नहीं बचा। अगले 48 घंटे में बाकी बचे अस्पतालों के जनरेटर भी काम करना बंद कर देंगे। इससे दिक्कत सबसे ज्यादा उन 130 बच्चों को होगी जो इंक्यूबेटर पर हैं। 1000 से ज्यादा मरीजों का डायलिसिस टाल दिया गया। ईंधन से कारोबार चलेगा मगर पेट तो खाने से भरेगा। गाजा में इसकी भी कमी है। इजराइल से डील के बाद गाजा में चौथी बार ट्रकों की एंट्री हुई। अभी तक 55 ट्रक खाने पीने का सामान लेकर वहां पहुंचे। मवासी इलाके में शरणार्थी कैंप्स में मौजूद लोगों को राशन बांटा गया मगर विस्थापितों के लिए ये मदद काफी नहीं है। मुश्किलों का अंबार लगा है, मुसीबतों का ढेर लगा है। बम धमाकों के बाद हमारे पास रहने को जगह नहीं थी, इसलिए कैंप में आ गए। यहाँ कुछ सामान तो मिल रहा है लेकिन कैंप में हालात बदतर होते जा रहे हैं। नहाना तो दूर की बात, पीने को साफ पानी तक नहीं है और ना ही ईंधन। हम गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इजिप्ट की राफा क्रॉसिंग पर यूएन का सामान ट्रकों में लदा हुआ है, ईंधन भी मौजूद है लेकिन इजराइल जिद पर अड़ा है। इजराइल को आशंका है कि फ्यूल का इस्तेमाल हमास के आतंकी पेट्रोल बम बनाने के लिए कर सकते हैं। ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरी तस्वीर इन बेबस इंसानों की है जिन्हें हर दिन जिंदा रहने के लिए मदद की दरकार है। गाजा की 2/3 आबादी युद्ध की मार झेल रही है। रिलीफ की जरूरत इसलिए है क्योंकि गाजा के पास खुद का कुछ नहीं है, ना ही कोई खनिज है, ना ही संसाधन है। यही वजह है कि गाजा में रोजाना 500 ट्रक सहायता और ईंधन की आवश्यकता है। WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ और रेड क्रेसेंट जैसी संस्थाएं लोगों को वहां राहत पहुंचाती हैं। जहां तक समुदायों की बात है तो यहां 99% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। 1300 यानी 1300 के करीब ईसाई लोग रहते हैं। पहले कुछ यहूदियों की बस्तियां यहां हुआ करती थी लेकिन इजराइल ने उन्हें बाद में शिफ्ट करवा दिया था। गाजा के 64% लोगों के पास भरपेट खाना नहीं होता। बिजली का सवाल है तो यहां जंग से पहले रोजाना महज 11 घंटे बिजली की सप्लाई होती थी और 13 घंटे अंधेरे में गुजारने पड़ रहे थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यूएन के महासचिव ने इजराइल के ऑपरेशन पर सवाल उठाए। कहा इजराइल को फौरन सीज फायर करना चाहिए, हमास के खिलाफ जंग रोकनी चाहिए। मगर उल्टा इजराइल ने यूएन जनरल सेक्रेटरी को खरी खरी सुना दी, यहां तक कि उनका इस्तीफा ही मांग लिया। मिडिल ईस्ट में हर घंटे हालात खराब हो रहे हैं। गाजा की जंग बाकी के इलाकों तक फैलने लगी है। समाज में विभाजन का दायरा और तनाव बढ़ रहा है। जंग के भी कुछ नियम होते हैं। 10 लाख लोगों को तब दरबदर करना सही नहीं है जब उनके पास न खाना है न पीने के लिए पानी। मैं फिर से कहता हूं, गाजा में युद्ध विराम होना चाहिए। मुझे लगता है कि महासचिव एंटोनियो गुटरेस को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि अब से वो जितने भी दिन इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और अपने शब्दों के लिए तुरंत माफी नहीं मांगते तब तक उनका यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये संगठन जुल्म ज्यादती रोकने के लिए था लेकिन महासचिव हमारे लोगों पर हुए अत्याचार को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि ये संकट अभी और बढ़ेगा क्योंकि ना इजराइल हमले रोक रहा है और ना ही रिलीफ मटेरियल को उतना जाने दे रहा है जितनी जरूरत है। लिहाजा युद्ध के मैदान से अभी इंसानियत के लहूलुहान होने की तस्वीरें आती रहेंगी। हमें लगता है युद्ध ना सही, संघर्ष ना सही, पर इंसानियत को लेकर सीज फायर होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वो बच्चे आए तो थैलेसीमिया का इलाज करवाने थे, पर लेकर गए HIV से संक्रमित खून। सरकारी अस्पतालों में होने वाले ये लेटेस्ट हॉरर शो है, जहां कानपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों को गलत खून चढ़ा दिया गया। इतना सब होने के बावजूद डॉक्टर बजाय अपनी गलती मानने के अपनी सुविधाओं का गुणगान कर रहे हैं। जो थैलेसीमिया डे केयर सेंटर संचालित है, करीब 8 से 10 साल उसको हो गए हैं और इन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को प्रत्येक 3 से 4 सप्ताह में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो मान के चलिए कि साल में इनको 16 से लेकर 24 बार तक खून चढ़ाना पड़ सकता है। तो जब भी आप खून चढ़ाते हैं तो खून के साथ हमेशा ये रिस्क रहता है कि इससे एसोसिएटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, साइटोमेगालोवायरस, ये सबका खतरा रहता है। तो ये जो डेटा है आपको जो वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, ये पूरा एक्चुअली 10 साल में इतने बच्चे हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें 2 HIV हैं, 2 हेपेटाइटिस B और 7-8 के आसपास जो है ये हेपेटाइटिस C से संक्रमित हुए। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें मरीज का हीमोग्लोबिन कम बनता है। इसके मरीजों को खून बार बार चढ़ाया जाता है। उनकी जिंदगी और सेहत पहले से ही हलाकान और पेचीदी होती है, खास तौर पर तब जब वे बच्चे हों। तो कानपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्हें वह खून चढ़ा दिया गया जो पहले से संक्रमित था। अस्पताल के बाल रोग विभाग के HOD कैमरे पर इस बात को मान रहे थे कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को गलत खून चढ़ा दिया गया। इसके चलते कम से कम 14 बच्चों को इन्फेक्शन हो गया। खून की कमी पहले से थी, अब HIV का, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C का इन्फेक्शन भी हो गया है। ये बीमारी एक बार हो जाए तो इलाज मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर साहब का दावा कुछ और ही है। ये कोई आंकड़ा ये नहीं है कि मतलब 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये पॉजिटिव हो गए हो। ये लंबे समय का पूरा आंकड़ा है, 10 साल में। जो ब्लड बैंक है वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है यूपी के अंदर, जिसमें कि नेट से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। HIV के लिए भी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ही कम चांस रह जाते हैं कि उसके बाद भी अगर कोई पॉजिटिव निकल आए। राज्य सरकार इस अस्पताल को चलाती है। जब वहां फैकल्टी बढ़िया है तो फिर इन्फेक्शन वाला खून कैसे चढ़ गया? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? गलती किसकी है? इस सेंटर में 180 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हर महीने खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया यानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी के चलते जब टेस्ट बढ़िया है, लैब ठीक है, ब्लड बैंक में खून की बाकायदा जांच होती है, तो फिर कमी कहां रह गई? डॉक्टर साहब के पास इसका जवाब भी है। ये बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ, ये अलग अलग जगह भी, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए ब्लड इनको खून कम हो जा रहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट ब्लड बैंक से भी लेके भी चढ़वाते हैं, जहाँ पे अगर इनको जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कब ये पॉजिटिव हुए हैं, है ना। तो ये टोटल क्यूमुलेटिव 10 साल का आंकड़ा है। ये नहीं है कि 6 महीने के अंदर ये सब पॉजिटिव हो गए हो, लेकिन हम लोग स्क्रीनिंग इनकी हर 3 से 6 महीने पर कराते हैं, जिससे कि टाइम से इनका पता चल जाए और हम लोग समय से इनको इलाज दे सकें। बहरहाल 14 बच्चों को गलत खून चढ़ाने की बात जब बाहर निकली तो पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। बाल रोग विभाग के HOD के बयान पर सफाई आई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने लंबा चौड़ा लेटर छाप दिया। प्रिंसिपल ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, तुरंत खबर को गलत बताया और उन डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी जिन्होंने बच्चों में गलत खून चढ़ने की बात कही थी। GSTM मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अरुण कुमार आर्या के वक्तव्य का पूर्णतः कठोरता से खंडन करता है। GSTM मेडिकल कॉलेज कानपुर में जो भी थैलेसीमिया के लिए आता है उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। वर्ष 2000 के बाद से अभी तक एक भी HIV, SCV या HbSAg पॉजिटिव पेशेंट थैलेसीमिया के पेशेंटों में नहीं पाया गया है। कौन सही है, कौन गलत, सच कौन बोल रहा है और झूठ किसने बोला, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सवाल तो पूरे हेल्थ सिस्टम पर उठा है। 14 बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ हुआ, उनका क्या होगा? है जवाब किसी के पास? पूरे प्रकरण के उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश हमने दिए हैं। इसमें पता चला है, जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है कि निजी चिकित्सालयों के माध्यम से ब्लड बैंक से लेकर के जो इन लोग बच्चों को ब्लड चढ़ाया गया है वो संक्रमित पाया गया है। अब जांच रिपोर्ट में आया है ऐसे 14 बच्चे मिले हैं। पूरे प्रकरण की जांच होगी और जो भी दोषी होगा हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो निजी ब्लड बैंक अगर दूषित ब्लड देने के दोषी पाए गए तो हम कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई होगी। राज्य सरकार के पास, सिस्टम के पास हमेशा यही जवाब होता है।
डिप्टी सीएम साहब, कार्रवाई करिए, ज़रूर करिए, आपका महकमा है। गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन पहले अपना सिस्टम भी दुरुस्त करिए। अगर सिस्टम सही होगा तो फिर बच्चों को जान का यूं खतरा झेलना नहीं पड़ेगा, उनकी जान से खिलवाड़ नहीं होगा। बाकी सरकारों की मर्जी है, हम तो सवाल ही उठा सकते हैं। वैसे तो आजकल ज़माना इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का है, लेकिन अगर बैटरी से ही गाड़ी चलनी है तो इलेक्ट्रिक ही क्यों, सोलर एनर्जी से भी बैटरी चार्ज हो सकती है। ये ख्याल यूपी के आजमगढ़ में एक नौजवान को आया। उसने एक सोलर बाइक बना दी। असद अब्दुल्ला की सोलर बाइक खूब सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि एक तो ये बाइक सौर ऊर्जा से चार्ज होकर 100 किलोमीटर तक चल सकती है और इस पर 2 नहीं 7 लोग एकदम इकट्ठे सवारी कर सकते हैं। इसे बनाने वाले असद ने बाइक के पेटेंट के लिए अप्लाई भी कर दिया है। इस बाइक को हरी झंडी मिलेगी या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन इस नौजवान ने बनाई तो काम की चीज़ है, क्योंकि इस बाइक को चलाने में 1 रुपये का भी खर्च नहीं होता। चलिए, बाइक की सवारी के बाद बात आपके कमेंट्स की कर लेते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आपके कमेंट्स का वक्त हो गया है। क्या कुछ लिखा है आपने, जल्दी से दिखा देते हैं आपको। चलिए, ये एमपी का बेरोजगार आ गया। 6 महीने से मध्य प्रदेश ग्रुप 4 भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और कुछ अता पता नहीं रिजल्ट का। इस मध्य प्रदेश की धरती में जन्म लेना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। ये उस पर लिख रहे हैं जो कल हमने बेरोजगारी पे खबर दिखाई थी। आगे क्या कमेंट है, ये पाठक साहब क्या लिखते हैं, चंदन पाठक, कैसे पाकिस्तान की बॉलिंग है, लगभग 282 रन डिफेंड नहीं कर सका वो अफगानियों से, बहुत ही शर्मनाक हार है, वर्षों याद रहेगा पाकिस्तान फैंस को। ये अफगानिस्तान के लाजवाब प्रदर्शन पर कमेंट किया गया है। ये क्या कहते हैं आगे, थैंक यू एबीपी न्यूज़ फॉर रेज आर इशू, मतलब इनका जो भर्ती वाला इशू उठाया उस पे इन्होंने ये कमेंट किया है। आपके इसी तरह से कमेंट हमें आते रहते हैं और हमें लगता है कि जो खबरें आपको हम दिखा रहे हैं वो वाकई शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि कल रात फिर आपसे मुलाकात होनी है आपके मुद्दों के साथ। आप फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर लगातार जारी है। शुभ रात्रि।